अब आपके बिटकॉइन, इथेरियम या जो भी कॉइन आपने पकड़ के रखा है अपने अकाउंट में, वो सरकार लेके चली जाएगी। ऐसी न्यूज आप सुन रहे होंगे मार्केट में, सोशल मीडिया में, कि भाई क्रिप्टो पे एक मैसिव बैन लगने वाला है और हो सकता है आगे से हम क्रिप्टो को ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने एक बार फिर से क्रिप्टो करेंसी नीति को लेकर प्रतिबंध की ओर झुकाव का रुख दिखाया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या एक्चुअली ये हो सकता है? आज क्रिप्टो का स्टेटस क्या है? क्या पहले कभी क्रिप्टो बैन हुआ है? और फाइनली एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। सबने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ, कहीं एसआईपी चालू की होगी, या कोई ट्रेड कर रहा होगा, या किसी ने लमसम में कुछ खरीद लिया होगा। तो क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास पे सबने इन्वेस्ट तो किया हुआ है। तो अचानक से ये क्या होने वाला है और हम पे इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आप कंप्लीटली समझ जाओगे। पर आगे जाने से पहले अभी तक सिर्फ 26% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया। फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जुलाई 8 की न्यूज है। जब मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 12 जुलाई है, और यहां लिखा गया है कि इंडिया सेंट्रल बैंक बैक्स क्रिप्टो बैन, टैक्स डिपार्टमेंट वार्न्स ऑफ इवेजन रिस्क्स एंड डॉक्यूमेंट्स शो। भाई सिंपल सी बात है कि इंडियन सेंट्रल बैंक ना बहुत पहले से ही खुश नहीं है क्रिप्टो के साथ। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो जो है ना, वो एक ऑल्टरनेट मनी मैकेनिज्म है एज कंपेयर टू फिएट करेंसी। फिएट करेंसी क्या होती है? जो हमारी करेंसी है, रुपी है, डॉलर है, उसके अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसी एक टोटली अलग यूनिवर्स चल रहा है। वहां पे ट्रांजैक्शन अलग से हो रहा है, बहुत सारी चीजें अलग से होती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है यार हमारे ना कब्जे में नहीं है चीजें, मतलब हम ठीक से मनी मैनेजमेंट को, मनी फ्लो को मैनेज नहीं कर पा रहे। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन है जो मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा। तो आइए, 4 बड़ी चीजें क्या है इस आर्टिकल में। सबसे पहले ये कहते हैं कि इंडिया में, छोटा नंबर नहीं है भाई, 39 मिलियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं जो $2 बिलियन के एसेट्स होल्ड करते हैं। 39 मिलियन बोले तो करीबन 4 करोड़ लोग हैं। अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि अगर आप यूनिक डीमैट अकाउंट्स देखेंगे, मतलब जिसने लोगों ने शेयर खरीदते हैं, शेयर बेच करते हैं, तो वो नंबर करीबन 12 से 13 करोड़ का है। यूनिक का कह रहा हूं, वैसे हो सकता है 24-25 करोड़ होगा, क्योंकि जैसे मेरे पास 3 डीमैट अकाउंट होंगे, किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 5 होंगे, राइट? सो हर जन का एक अलग नंबर होता है, बट जनरली अगर आप ये नंबर देखेंगे तो करीबन 12 से 13 करोड़ ऐसे यूनिक इन्वेस्टर्स हैं जो डीमैट अकाउंट होल्ड करके बैठे हैं। वेरएज क्रिप्टो जो है वो 4 करोड़ लोग पे है। अब आप बोलोगे यानी कि क्रिप्टो का अडॉप्शन कम हुआ है। अडॉप्शन तो कम है, पर स्पीड ऑफ अडॉप्शन को अगर आप देखें तो बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, जहां स्टॉक मार्केट, अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उसका इंडेक्स 100 जो था वो 1979 में था, यानी 46 ईयर्स से चल रहा है। अगर हम एनएससी को भी देखें तो वो करीबन 1995 के आसपास आया था, तो उसको भी 31 ईयर्स हो चुके हैं। तो भाई ये इतने बड़े बड़े इंडेक्सेस 30-40 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके बाद जाके वो अब इस लेवल पे आए हैं कि उनके पास 12-13 करोड़ अकाउंट्स है। जबकि क्रिप्टो जो है इंडिया में काफी तेजी से जब उसका अडॉप्शन हुआ था, वो 2017-18 के आसपास ही होना चालू हुआ था, जब डिमोनेटाइजेशन आया था। 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender. आप सोचिए कि लेस देन 10 इयर्स में, रादर 8 साल के अंदर अंदर 4 करोड़ अकाउंट्स, और 30 साल के अंदर 12 करोड़ अकाउंट्स। तो आप अपने आप अडॉप्शन की स्पीड को देख सकते हैं। और $2 बिलियन का यहां पे होल्डिंग भी है। सेंट्रल बैंक सेज लेंडर्स शुड बी बार फ्रॉम एक्सपोजर टू क्रिप्टो एसेट्स। लेंडर्स कौन होते हैं? बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उनको कोई एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए क्रिप्टो एसेट्स में। थर्ड है, यूज ऑफ ऑफशोर एक्सचेंजेस प्रेजेंट्स टैक्स कंप्लायंस इश्यूज। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और चौथा है, डॉक्यूमेंट सिग्नलिंग शिफ्ट फ्रॉम फेवरिंग लिमिटेड रेगुलेटरी क्लैरिटी टू बैटलिंग द टाइटर कर्व्स। तो थोड़ा सा डायग्राम बना के बताऊंगा। तो पहला चीज समझ लीजिए कि क्रिप्टो जो है ना इंडिया में, वो एक्सचेंजेस के थ्रू रूट होता है, ठीक है? तो यहां पे आपके पास एक्सचेंजेस होंगे जिसके माध्यम से क्रिप्टो रूट होगा। ये सारे एक्सचेंजेस जो होते हैं, मेजरली जो एक्सचेंजेस होते हैं वो FIU रजिस्टर्ड होते हैं, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड होते हैं। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रजिस्टर्ड होने का मतलब होता है कि वो किसी प्रकार के PMLA यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये उनकी तरफ से एक डिक्लेरेशन है और उसका उनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, आज तक किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको इतना क्लैरिटी से नहीं समझाया होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या कहता है? मनी लॉन्डर करना मतलब काले पैसे को सफेद करना। लॉन्ड्री क्या होती है? गंदे कपड़े को साफ करना। तो गंदे पैसे को साफ करना जो है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दुनिया भर में लगता है, सारी बड़ी कंट्रीज में लगता है, इंडिया में भी लगता है कि ये एक्सचेंजेस उसके अधीन काम करेंगे, इसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। इसलिए इसके लिए ये क्या करते हैं? इसके लिए ये बड़ा सिंपल काम करते हैं। इसके लिए ये हमारा, आपका, मेरा KYC ले लेते हैं। तो जब ये KYC ले लेते हैं तो बैंक को पता चल जाता है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि भाई किसके अकाउंट से पैसा आ रहा है, कौन से पैन कार्ड से पैसा आ रहा है, कौन से आधार कार्ड से पैसा आ रहा है। आपको तो पता ही है, पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक्ड है इस टाइम पे। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड, तो यहां लोगों को पता चल जाता है। बट अपनी दुनिया इतनी इजी नहीं है ना भाई। दुनिया में बहुत अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। 2 तरीके से इस चीज को जो है वो बाईपास किया जा सकता है। वो है, पहला तरीका, नॉन FIU एक्सचेंजेस।
इंडिया में अभी ऑपरेट करते हैं, ग्लोबली भी ऑपरेट करते हैं, और दूसरा है कोल्ड वॉलेट्स। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि कैसे ये पैसा यूज होता है, कैसे बिटकॉइन इसको यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोगों को अगर हवाला करना होता था, वैसे भाई इसमें से कोई भी चीज जो है आप प्लीज कभी मत करिएगा लाइफ में, किसी दिन पकड़े गए तो जिंदगी भर बाकी खराब हो जाती है। पर किसी को पहले कुछ भी पैसा बाहर भेजना होता था, देश के बाहर भेजना होता था, तो वो क्या करते थे, वो पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कराते थे, यहाँ पे किसी को देते थे और वहां पे वो पैसा चला जाता था। इस तरीके से ट्रांजैक्शन होता था। आज वो ट्रांजैक्शन क्रिप्टो के माध्यम से हो जाता है। कैसे होता है? एक व्यक्ति जाता है, वो अपने लिए जो है कुछ बिटकॉइंस खरीद लेता है या फिर यूएसडीटी खरीद लेता है। उसमें भी कितना बड़ा नुकसान है मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यूएसडीटी खरीद लेता है। यूएसडीटी क्या होता है? 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू 1 यूएसडी। ठीक है, 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू 1 यूएसडी। तो आज अगर 96 रुपीस का चल रहा है डॉलर टू रुपी, तो वो यूएसडीटी भी आपको आइडियली 96 रुपीस में मिलना चाहिए। तो आपने क्या किया? आपने 96 रुपीस दिए, अपना इंडियन रुपीस दिए, आपको 1 यूएसडीटी आपके कोल्ड वॉलेट में आ जाएगा। अब इस कोल्ड वॉलेट को ट्रैक करने का कोई भी तरीका इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कोल्ड वॉलेट्स हैं, आपने शायद सुने भी होंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कौन से हैं। तो ये कोल्ड वॉलेट्स को ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है सरकार के पास। तो अगर आज मेरे पास कोई कोल्ड वॉलेट है और उसमें मेरे पास लेट्स से $1000 हैं, तो सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि मेरे पास $1000 उस कोल्ड वॉलेट में पड़े हुए हैं। अब उस कोल्ड वॉलेट से मैं किसी को भी पैसा दुनिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता हूं उसके कोल्ड वॉलेट में। तो अब क्या हुआ? ये शैडो बैंकिंग सिस्टम हो गया, मतलब परछाई में ये बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। और यही चीज जो है वो सरकार को बॉदर करती है। उनको खराब लगता है कि भाई हमारे नाक के नीचे जो है वो पैसे का मूवमेंट हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो हमें ये नहीं करना। तो एफआईयू एक्सचेंजेस में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नॉन एफआईयू एक्सचेंजेस जो हैं वहां पे भी लोग ये काम कर लेते हैं। और दूसरा, कोल्ड वॉलेट्स के थ्रू करते हैं। अब इसके लिए जो ट्रांजैक्शन का तरीका यूज होता है, वो यूज होता है P2P, यानी कि पीयर टू पीयर। पीयर मतलब एक पीयर में, एक पीयर मेरा कोई दोस्त, और भी कोई व्यक्ति हो सकता है, आप भी हो सकते हो, जिसको मैं जानता ना हूं। तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि भाई आपने क्या किया, जिस तरह से आप पेटीएम करते हो ना, उस तरीके से पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में आपने किसी को आईएनआर दिया और उसने आपको यूएसडीटी आपके जो है कोल्ड वॉलेट में दे दिया। तो भाई ये भी जरूरी नहीं है कि आपको किसी अंगड़िये के पास जाना है, फिजिकली जाके कैश कलेक्ट करना है, फिजिकली कैश देना है। ये सब भी करने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। अब इतना ज्यादा एडवांस्ड हो गया है मामला कि P2P के माध्यम से ही आपका कैश जो है वो बिटकॉइन या फिर यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाता है और उसको आप जो है किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो ग्लोबली। और आप इसलिए जानते होंगे जितने स्कैमर्स हैं दुनिया को, वो कहते हैं भाई हमारी पेमेंट तो हमें बिटकॉइन में चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई, हमारे को जो आधा बिटकॉइन दे दो या 0.1 बिटकॉइन दे दो या फिर यूएसडीटी दे दो। तो इस तरीके से लोग जो है आपसे स्कैम में पैसा मांगते हैं। वो कभी भी आपसे रुपी नहीं मांगते, क्योंकि रुपी तो ट्रैक हो जाएगा। तो वो आपसे मांगेंगे यूएसडीटी या फिर आपसे मांगेंगे बिटकॉइन, क्योंकि ये जो बिटकॉइन और यूएसडीटी है ये वेब3 पे चलता है, ब्लॉकचेन पे चलता है। और जो एड्रेस होता है वो एड्रेस का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। इसको ऐसे समझिए कि जैसे स्विस बैंकिंग में हम कहते हैं तो स्विस बैंक पे पैसा पड़ा है बहुत सारे लोगों का, तो वहां पे पासबुक ही आपकी चाबी होती है। अगर पासबुक किसी और के पास चली गई तो चाबी उसके पास चली गई। इसी तरीके से पासबुक यहाँ पे जो है, जो चाबी है आपकी, वो आपका वॉलेट का एड्रेस है। अगर वो वॉलेट का एड्रेस किसी और के पास है, पासवर्ड उसके पास है, तो वो भाई चाबी उसकी हो गई, आगे से वो वॉलेट उसका हो गया। तो ये पीयर टू पीयर का प्रॉब्लम है। अब ये सारे चीजों को समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सबसे पहले, जब आप ट्रेड करते हैं तो कृपया करके P2P से मत खरीदिएगा। कृपया करके जो है उसको कोल्ड वॉलेट में मत खरीदिएगा। ठीक है, कोल्ड वॉलेट में भी हम इसको नहीं खरीदेंगे। कृपया करके किसी नॉन एफआईयू एक्सचेंज के थ्रू मत खरीदिएगा। सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड एफआईयू एक्सचेंजेस के ही थ्रू जो है आप अपनी ट्रांजैक्शन को रन कीजिए। और वन ऑफ द टॉप एफआईयू एक्सचेंजेस जो है वो है CoinDCX। तो अगर आपको किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेडिंग करनी है, एसआईपी करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप जो है वो CoinDCX यूज कर सकते हैं। CoinDCX एक ऐसा एक्सचेंज है जहां पे 2 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो ट्रेडर्स आज के दिन इन्वेस्ट भी करते हैं, ट्रेड करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। ये एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां 100 रुपए से भी आप अपनी एसआईपी बिगिन कर सकते हो। और यहां पे आप एसआईपी कर सकते हो बिटकॉइन में, इथीरियम में, या जो भी आपका पसंदीदा कॉइन है उसमें। ये प्लेटफॉर्म एब्सोल्युटली इजी टू ऑपरेट है, टोटली सेफ है और एफआईयू रजिस्टर्ड। रिसेंटली इन्होंने एक 100 करोड़ रुपए का अवेयरनेस बजट भी बनाया हुआ है कि जहां पे कोई भी तरीके का जो साइबर फ्रॉड होता है उसके अगेंस्ट जो लोगों को अवेयर करना है, उस पे भी उन्होंने बजट बनाया हुआ है। यानी कि इनका फोकस जो है वो कस्टमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन की तरफ काफी ज्यादा है। मैं खुद पर्सनली भी अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए CoinDCX ही यूज करता हूं, इसलिए आपको वही रिकमेंड कर रहा हूं। अगर आप अपनी एसआईपी सेट करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल प्रोसेस के माध्यम से आप अपनी एसआईपी भी सेट कर सकते हैं। और हां, आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, क्रूड में ट्रेड करना चाहते हैं, सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं, अमेरिकन स्टॉक्स जैसे कि एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, NASDAQ 100, S&P 500, इन सब में ट्रेड करना चाहते हैं, ये सारी चीजें पॉसिबल है
CoinDCX के प्लेटफॉर्म से। इसका UI बड़ा सिंपल है, इजी टू इंप्लीमेंट है। आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टिंग जर्नी आप चालू कर सकते हैं FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ। अब ज्वाइन कैसे करना है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और फर्स्ट मंथ में जो भी आपकी फीस है उस पर आपको 20% जो है कैशबैक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक कम्युनिटी लेड टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आप ज्वाइन करके कम्युनिटी के साथ ट्रेडिंग भी और इन्वेस्टिंग भी सीख सकते हैं। वहां पे आपको क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और नए नए तरीके से कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी नॉलेज मिलेगी। भाई ज्यादा टाइम मत लगाओ, फटाफट CoinDCX पे अकाउंट खोलो, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आप भी अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू कर सको। चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। क्या क्रिप्टो बैन होने वाला है? देखिए ऐसे संकेत नहीं है और उसका जो है एक बहुत पुराना उदाहरण भी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए 2018 में ना एक बार क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंप्लीटली बैन लगा दिया क्रिप्टो पे, बोला यार क्रिप्टो बैन हो गया। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सारे रिप्रेजेंट किया क्रिप्टो एक्सचेंजेस को और ट्रेडर्स को, और उन्होंने सीधा मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ही केस डाल दिया। और कहां डाला? सुप्रीम कोर्ट में डाला। तो ये क्या हुआ था, रीजन क्या था? यहां पे लिखा हुआ है कि RBI बैंड ऑल द इंडियन बैंक्स फ्रॉम डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसीज। दिस मेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस कुड नॉट यूज बैंक अकाउंट्स, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर सिटीजंस टू डिपॉजिट और विड्रॉ इंडियन रुपीज टू बाय क्रिप्टो। तो भाई ये जो है, तो IMI ने तो RBI को सू कर दिया। तो आपको लगेगा भाई RBI ने तो बहुत अच्छा काम किया था या फिर सेफ्टी रखी थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोला आपका बैन जो है वो इलीगल है, जिसकी वजह से क्रिप्टो बैंकिंग फिर से लीगल हो गई। तीन चीजें क्या हुई समझना, कि उन्होंने एक तो बैंकिंग बैन हटा दिया, ठीक है, जिसपे कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सर्विस देने से मना किया गया था क्रिप्टो ट्रेडर्स को। तो आज इसलिए जो है आप कोई भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज में जाएंगे तो उसके साथ एक इंडियन बैंक लिंक्ड होगा। सेकंड, उन्होंने बोला ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कोर्ट ने कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका काम रेगुलेट करना है, बैन करना नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी चीज बैन नहीं कर सकता, उसको रेगुलेट कर सकता है। तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राउंड यूज किया गया कि अपने वो कहते हैं ना, जो आपका दायरा है काम का, उसी दायरे के हिसाब से आप काम करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1)(g, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे को ट्रेडिंग के लिए फ्रीडम है, हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस 3 पॉइंट्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो बैन था उसको टेक डाउन कर दिया। अब आज का करंट स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस है कि हम जो है ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, पर ये लीगल टेंडर नहीं है। अब ये लीगल टेंडर वर्ड क्या है? आपको याद होगा वापस 2016 में 8 नवंबर को मोदी जी ने आके क्या बोला कि अब से 500 और 1000 रुपए के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर का मतलब है आप उससे आदान प्रदान नहीं कर सकते। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉप चला रहे हैं, ठीक है, आप अगर एक शॉप चला रहे हैं और मैं आपके पास कोई आया और आपने बोला ये मेरे को पंखा चाहिए, पंखा 1000 रुपए का है, तो मैं आपको पुराना 1000 का नोट दूंगा, तो अब आप मुझे पंखा नहीं दोगे। बोले यार ये तो चलेगा ही नहीं। या मैं आपको बोलूं कि मैं 1000 रुपए के आपको बिटकॉइन दे देता हूं, USDT दे देता हूं, बोलो ये सब नहीं चलेगा। तो ये एक आप उसको होल्ड कर सकते हो एसेट की तरह, पर उससे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो लीगल टेंडर नहीं है आपका, ठीक है। टैक्सेशन रिजीम, इस पे 30% सीधा टैक्स ठोक दिया गया है कि आपका प्रॉफिट होगा आपको 30% देना पड़ेगा, प्लस आपको 1% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी देना पड़ेगा हर ट्रांजैक्शन पे। AML कंप्लायंसेस, यानी AML मतलब क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो मैंने आपको पूरा समझा दिया था शुरू में। और सेंट्रल बैंक का आज का स्टैंड भी हॉस्टाइल है। हम जानते हैं कि सेंट्रल बैंक ने जुलाई 8 को ये बोला है कि भाई अभी भी हम क्रिप्टो को बैन करना चाहते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो पहले ही बोल दिया कि बैन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर बैन पॉसिबल नहीं है तो फिर कैसे बैन करेंगे? तो ये थोड़ा सा डाइकोटमी है, और इसीलिए मुझे लगता है कि बैन तो नहीं करेंगे, पर हो सकता है कुछ चीजों में रेगुलेट जरूर कर देंगे चीजों को। कुछ ऐसी चीजें कर दे जैसे फॉरेन के जो एक्सचेंजेस है उनकी वेबसाइट ही इंडिया में ना खुले। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आजकल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज चली है जहां पे प्रिडिक्शन मार्केट्स यूज होती हैं, कलाशी या फिर पॉली मार्केट, ये सब काफी फेमस है। आप उनकी वेबसाइट खोलने जाओ, इंडिया में नहीं खुलती है। क्यों? क्योंकि इंडिया आपको इंकरेज नहीं करता है इस तरह का ऑनलाइन ट्रेडिंग करने को कि भाई कल को ट्रंप जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ऑयल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये सब करने को इंडिया अलाउ नहीं करता, इसलिए उन्होंने उनकी वेबसाइट ही बैन कर दी। तो ये एक तरीके का रेगुलेशन आ सकता है जो मेरे को लगता है काफी अच्छा रेगुलेशन होगा। और देखिए जो चीज रेगुलेटेड हो जाती है ना वो लीगल हो जाती है, और जो चीज लीगल होती है उसमें आपको ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना काफी सिंपल हो जाता है। अब ना मैं एक और रिस्क आपको बताता हूं, और वो रिस्क यहां पे आप देखिए, ये पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि USDT इन इंडिया इज ट्रेडेड अराउंड 8.5% अबव USD INR इन लेट जून, शोइंग ऑन रैम्प स्ट्रेस। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखिए आप भी जानते हैं इंडिया का फोकस बड़ा सिंपल है कि जितना हम जो चीजें इंपोर्ट करते हैं वो कम कर दें, यानी डॉलर डिनोमिनेटेड चीजें जो हैं वो हम कम कर दें। तो डॉलर डिनोमिनेटेड चीजों में क्या क्या आता है? एक तो क्रूड आता है जो हमको खरीदना ही पड़ता है, गोल्ड आता है हमें जो खरीदना पड़ता है। बट आप ये सोचिए कि कोई हवाला का ट्रांजैक्शन कर रहा है या कोई किसी तरीके के ये नोटोरियस ट्रांजैक्शन कर रहा है, आज डॉलर जो है वो 96 रुपीज के हिसाब से है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 96 रुपीज के हिसाब से है। पर अगर आप ऑनलाइन जाएंगे और USDT मांगेंगे तो जो आपको USDT देगा वो आपको बोलेगा भाई देखो 1 USDT जो है ना वो 96 रुपीज में मैं तुम्हें नहीं दूंगा,
मैं तुमसे लूंगा करीबन करीबन 103 से लेके 105 रुपए के बीच में, ठीक है, 103 रुपए से लेके 105 रुपए के बीच में। तो आप क्या करोगे, 103 रुपए उसको दोगे, वो आपको 1 USDT देगा। अब आप सोचिए कि जहां आप 96 रुपए में $1 खरीद रहे थे, अब आप 103 रुपए में $1 खरीद रहे हैं, यानी कि आपने ऑटोमेटिकली डॉलर की वैल्यू बढ़ा दी, रुपए की वैल्यू गिरा दी। और क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मेरा पैसा भाई जो है लंदन पहुंच जाए या यूएस पहुंच जाए या कहीं नेटवर्क में पहुंच जाए, तो आप क्या करते हो, आप सोचते ही नहीं हो, आप सोचते हो ठीक है यार ये 7-8% मेरा लॉस है, मैं इसको लॉस को ले लेता हूं। और ये जो है इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही गलत बात है। तो इसीलिए जो है एक फोकस क्रिएट किया जा रहा है कि इवन यूएसडीटी पे भी जो है हमारे को नजर रखनी चाहिए। शैडो बैंकिंग जो है, चाहे वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के माध्यम से हो रहा है या फिर किसी जो है कोल्ड वॉलेट के माध्यम से हो रहा है, वो सारी चीजें कंट्रोल की जाए। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस और हुआ था जहां मद्रास हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दी, जो पहला हाईकोर्ट था जिसने बोला कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रॉपर्टी की तरह है। अब आप देखिए, आपने उसको प्रॉपर्टी का दर्जा दे दिया, ठीक है, यानी कि मैं वो चीज होल्ड कर सकता हूं, उसकी वैल्यू रख सकता हूं, तो भाई जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल अचानक से कैसे हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ना, ऐसे अचानक से रूल नहीं बदल जाते, अचानक से वो अपना मेरा वचन शासन है ऐसे नहीं चलता है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ करना भी पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स है, मद्रास हाईकोर्ट का पुराना जजमेंट है, इन सबको मद्देनजर करते हुए रखना पड़ेगा। और अगर उसके अलावा गवर्नमेंट को भी पूरा कोई मेजर चेंज करना पड़ेगा तो फिर से उनको 2/3 मेजोरिटी बिल लेके आओ, उसका प्रपोजल करो, उसको पास कराओ, ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। और उसके बावजूद भी 4 करोड़ लोगों के पास एक लेजिटिमेट एक्सचेंज के माध्यम से जो है वो पैसा पड़ा हुआ है, वहां पे इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो ये करना काफी मुश्किल है, काफी डिफिकल्ट है, पर क्या इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। और उसका एग्जाम्पल अगर आप जाने तो आप जानते हैं, सारी बेटिंग एप्स को एक रातों रात बंद कर दिया गया था, रातों रात बंद कर दिया गया था। और वहां तो मेरे हिसाब से करीबन 25 से 30 करोड़ लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हो सकता, पर बंद करना उतना आसान नहीं है इस केस में, क्योंकि पुराने जो इसमें मुद्दे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि इसके फेवर में चल रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में इसका क्या होगा। और इसीलिए आप जो है क्रिप्टो में ऑल इन मत जाइए, सिर्फ FIU एक्सचेंज जो है, FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज से ही ट्रेड करिए। अपने पोर्टफोलियो का 4 से 5% ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो में डालिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि यहां पे जो है आपको लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, पर लेवरेज का मतलब यह भी होता है कि आपका पैसा अचानक से वाइप आउट भी हो जाएगा। तो मोटा पैसा लगा के ट्रेड मत करिए, छोटे छोटे पैसे से अपनी ट्रेडिंग सीखिए। सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके कम्युनिटी से सीखते रहिए। और हाँ, एक FIU एक्सचेंज जो है आपको चाहिए तो उसके लिए नीचे CoinDCX का लिंक है, उसको जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी छोटी सी SIP, 100 रुपए की भी SIP बिटकॉइन में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियोस बनाई हुई है कि कैसे आप बिटकॉइन में SIP कर सकते हैं, इथेरियम में SIP कर सकते हैं, उनको जाके आप देख सकते हैं, मैं लिंक लगा रहा हूं यहाँ पे। और कोई मन में प्रश्न है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, भारत।